हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज 1 जून की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट घटनाओं को हम लेते हैं और देखते हैं करंट का पहला क्वेश्चन। सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की फोर्ब्स ने सूची जारी की, जिसमें शामिल एकमात्र भारतीय कौन है। तो फोर्ब्स ने हाल ही में अभी महिला एथलीट या महिला खिलाड़ियों की सूची जारी की थी, जिसमें जापान की ओसाका नाओमी ओसाका सर्वश्रेष्ठ थी, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी थी। कौन थी? तो नाओमी ओसाका कहाँ की थी? जापान की थी। और इसके पिछले वर्ष कौन था? तो सेरेना विलियम्स अमेरिकी एथलीट थी। जबकि इस बार महिलाओं की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी कौन थी? तो नाओमी ओसाका कहाँ की थी? जापान की थी। ये फोर्ब्स पत्रिका 15 सितंबर 1917 से जारी की जा रही है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो फोर्ब्स ने हाल ही में पुरुष खिलाड़ियों की सूची जारी की है 100 खिलाड़ियों की, जिसमें से एकमात्र भारतीय शामिल हुआ है। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका ऑप्शन ए सही है। विराट कोहली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है। 100 लोगों की यह सूची जारी की गई थी। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी और 20 बार के ग्रैंड मास्टर विजेता रोजर फेडरर पहले स्थान पर रहे हैं। कौन रहा है पहले स्थान पर? तो रोजर फेडरर इस बार शीर्ष स्थान पाए हैं। 1990 के बाद पहली बार टेनिस खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंचा है और भारत के एकमात्र खिलाड़ी थे विराट कोहली, जिन्हें इस 100 नंबर की सूची में स्थान मिला। इन्हें 66वां स्थान मिला था, 66 नंबर पर ये थे। और महिला खिलाड़ियों में नाओमी ओसाका को दिया गया है और वो कहाँ की हैं? जापान की हैं। तो फोर्ब्स का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कब से ये पत्रिका जारी हो रही है? तो 15 सितंबर 1917 से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने के लिए नामांकित किया है? इंपॉर्टेंट है। ए रोहित शर्मा, बी शिखर धवन, सी ईशांत शर्मा, डी दीप्ति शर्मा। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला खेल की दृष्टि से सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे रोहित शर्मा के नामांकित किया गया है। रोहित शर्मा के लिए सिफारिश की गई है बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। जबकि अन्य 3 खिलाड़ी, इन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। किस पुरस्कार के लिए? अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। शिखर धवन बल्लेबाज हैं, ईशांत शर्मा बॉलर हैं और दीप्ति शर्मा ये भी खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं सारे। तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए तीनों को, जबकि रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है। सबसे पहले इसे विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, वो शतरंज के खिलाड़ी हैं और इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। तो कब हुई? 1991 में हुई इसकी शुरुआत। पहली बार किसे मिला? तो शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य को 1050 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है? ए नाबार्ड बैंक, बी सिटी बैंक, सी एसबीआई बैंक, डी आरबीआई। तो नाबार्ड बैंक ने इसे मंजूरी दी है 1050 करोड़ रुपए की। तो किस बैंक ने दी है? नाबार्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को ये राशि देने की मंजूरी दे दी है। अब पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। इनकी आत्मकथा बहुत फेमस है, अनफॉरगेटफुल मेमोरीज। अनफॉरगेटफुल मेमोरीज इनकी आत्मकथा है। यहाँ सुंदरबन और बुक्सा नेशनल पार्क स्थित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदरबन और बुक्सा नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। अभी हाल ही की करंट की बात करें तो यहाँ पर संधाने ऐप शुरू हुआ था टू ट्रैक आशा बहुओं द्वारा खोज करना कि कोई कोविड-19 से संक्रमण व्यक्ति तो नहीं है। तो ये आशा बहुओं के माध्यम से शुरू किया गया था। संधाने ऐप ट्रैक करना था कोविड-19 संक्रमण से व्यक्ति को। संधाने पश्चिम बंगाली भाषा का शब्द है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है सर्च या खोज करना। और वहां पर जो प्रवासी मजदूर थे उन्हें बाहर निकालने के लिए भी एक ऐप जारी किया गया था। उस ऐप का नाम एग्जिट ऐप था। क्या नाम था? एग्जिट ऐप उसका नाम था। यहाँ पर जल्दापारा
और महात्मा गांधी वन्य जीव सेंचुरी भी स्थित है। हाल ही में मातृ स्मृति योजना भी कहाँ शुरू हुई थी? पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी। कौन सी योजना? मातृ स्मृति योजना भी पश्चिम बंगाल में ही शुरू हुई थी। नाबार्ड की बात कर ले, नाबार्ड बैंक ने दिया है, कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। पूरा नाम नेशनल एग्रीकल्चर एंड बैंकिंग रिकॉन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक है। क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग एंड रेगुलर रिकॉन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंटाला है। इन्हें हाल ही में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, करंट का है, तो याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसके नोट्स भी बनाते रहिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस नौसेना डकयार्ड में यूवी सैनिटाइजेशन स्थापित किया है? यूवी सैनिटाइजेशन बे भी छूट गया है। यूवी सैनिटाइजेशन बे स्थापित किया है। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन स्थापित किया है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा है? मुंबई है। नौसेना के द्वारा यह स्थापित किया गया है। हाल ही में नौसेना ने अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क भी स्थापित किया है। इसे कहाँ स्थापित किया है? तो आईएनएस कलिंग में स्थापित किया है। आईएनएस कलिंग इनकी पूर्वी नौसेना कमांड में स्थित है। और पूर्वी नौसेना कमांड कहाँ पर है? तो विशाखापत्तनम में स्थित है। भारतीय नौसेना की 3 कमांडें हैं। कितनी कमांडें हैं? 3 कमांडें हैं। और वो तीनों कमांड कौन कौन सी हैं? वो तीनों कमांड मुंबई, कोच्चि, विशाखापत्तनम में है। तो पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है, या पश्चिमी नौसेना का कमांड कहाँ है? तो मुंबई में है। दक्षिणी का कहाँ पर है? तो कोच्चि में है। और पूर्वी कहाँ पर है? तो विशाखापत्तनम है। तो आप इसे याद रखिएगा। नौसेना के प्रमुख कौन है? तो करमबीर सिंह है। हाल ही में नौसेना द्वारा एक ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? समुद्र सेतु ऑपरेशन चलाया गया। ये किससे संबंधित था? तो विदेश से व्यक्तियों को भारत लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। वायुसेना ने भी एक ऑपरेशन चलाया था, वो भी विदेशों में फंसे व्यक्तियों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। और उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन वंदे भारत रखा गया था। तो याद रखिएगा कि नौसेना की 3 कमांडें हैं। कौन कौन सी हैं? तो मुंबई, कोच्चि, विशाखापत्तनम। मुंबई पश्चिमी नौसेना का कमांड, कोच्चि दक्षिणी का, और विशाखापत्तनम पूर्वी नौसेना का कमांड है। अगला प्रश्न लेते हैं। देख लीजिए, लिखा हुआ है भारतीय नौसेना की 3 कमानें हैं। प्रमुख करमबीर सिंह है। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे व्यक्तियों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु चलाया था, जबकि वायुसेना ने ऑपरेशन वंदे भारत चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कोरोना वायरस से होने वाली प्रत्येक मृत्यु की विस्तृत विश्लेषण करने का आदेश किस राज्य सरकार ने दिया है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसका निर्णय लिया है कि यदि कोरोना की वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसकी विस्तृत जांच की जाए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल लालजी टंडन है। यहाँ पर प्रमुख योजनाएं अभी हाल ही में जो चर्चा में रही उनकी देख, जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना भी यहाँ पर शुरू हुई थी। जीवन शक्ति योजना। जीवन अमृत योजना क्या था? 50-50 ग्राम के त्रिकूट चूर्ण के पैकेट बांटे गए थे, जिसके तहत रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करना था। जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाएं मास्क बनाएंगी, जिन्हें भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार 11 रुपए में खरीदेगी। टॉप पेरेंट्स ऐप जारी किया गया था, जिसके तहत बच्चों को एजुकेशन या शिक्षा के लिए दिया जाएगा। रेडियो स्कूल भी मध्य प्रदेश ने जारी किया था। दीदी वाहन सेवा महिलाओं को सुरक्षित प्रसव प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया गया था प्रवासी युवाओं को रोजगार देने के लिए। संबल योजना भी शुरू की गई थी। चरण पादुका पहल भी यहाँ पर शुरू हुई। चरण पादुका पहल प्रवासी मजदूरों को चप्पल या जूता प्रदान करना था। ये इंदौर से शुरू हुई थी। FIR आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। मिड डे मील वितरण शुरू करने वाला भी पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश ही था। बहुत सारी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में, तो इतनी प्रमुख योजनाएं आप इसे याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कुछ। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है?
ए बिहार, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश और डी केरला। तो इसे बिहार में स्थापित किया गया है। बिहार के भागलपुर जिले में पहली डॉल्फिन वेधशाला स्थापित की गई है। तो बिहार की राजधानी व सबसे बड़ा शहर पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान है। हाल ही में एक योजना बिहार में शुरू की गई थी और कहा गया था यदि किसी की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण या संक्रमण से हो जाती है तो उनके परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए? 4 लाख रुपए। क्यों? कोरोना संक्रमण से यदि किसी की मृत्यु होती है तो इसलिए दिया जाएगा। यहाँ पर विधानसभा की 75 सीटें हैं और विधान क्षेत्र या विधानसभा की 243 सीटें हैं। तो विधान परिषद की कितनी सीटें? 75 और विधानसभा की 243 सीटें हैं। लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। बिहार में ही विश्व का सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। यहीं पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था, जबकि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला अफगानिस्तान में स्थित था। अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ए रविशंकर प्रसाद, बी पीयूष गोयल, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका आंसर ए सही है। रविशंकर प्रसाद ने इसे जारी किया है, एआई पोर्टल। रविशंकर प्रसाद कौन है? तो वर्तमान समय में ये केंद्रीय कानून, न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री हैं। कौन से? फिर से सुनिए। कानून मंत्रालय इनके पास है, न्याय मंत्री भी हैं, संचार मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री भी हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान ऊर्जा पेट्रोलियम मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन मंत्री है, जिसे पहले शिक्षा मंत्रालय के नाम से भी जाना जाता था। तो अगला प्रश्न लेते हैं। निशुल्क ऑनलाइन कैरियर अभियान किसने शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है। निशुल्क ऑनलाइन कैरियर अभियान किसने शुरू किया है? रेल मंत्रालय ने, रोजगार मंत्रालय ने, सी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसे रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया है निशुल्क ऑनलाइन कैरियर अभियान। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसके पास है? तो संतोष गंगवार के पास है। किसके पास है? तो संतोष गंगवार के पास है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। किसके पास है? तो ये संतोष गंगवार के पास है। किसके पास है? तो संतोष गंगवार रोजगार और श्रम मंत्रालय इन्हीं के अधीन है। तो इसका आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप नोट्स भी इसके बना सकते हैं। अगला प्रश्न है। किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है? ए गोवा, बी मणिपुर, सी मिजोरम और डी अरुणाचल प्रदेश। तो गोवा ने यह निर्णय लिया है, यदि गोवा में किसी को जाना है तो उसे कोविड-19 निगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी आप गोवा में इंटर कर सकते हैं। गोवा की बात करें तो 30 सितंबर 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 30 सितंबर को इसकी स्थापना दिवस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ। कब स्वतंत्र हुआ? तो 19 दिसंबर 1961 को किससे स्वतंत्र हुआ? पुर्तगालियों से ये स्वतंत्र हुआ था। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होने थे, जिन्हें स्थगित कर दिया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होने थे, उन्हें स्थगित कर दिया गया। 35वें राष्ट्रीय खेल केरल में हुए थे, 2015 में हुए थे। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर बुलबुल रूबीगुला था, जो गोवा का राज्य पक्षी भी है। यहाँ विधानसभा की 40 सीटें, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है। यहाँ की प्रमुख नदियां मांडवी और जुआरी हैं और यहाँ का सबसे बड़ा शहर वास्को द गामा है। कौन सा शहर है? वास्को द गामा है और यहाँ की राजधानी पणजी है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट लिख दिए गए हैं, आप इसे पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट्सएप पर वॉइस बोट टाई ऐप किसने शुरू किया है? व्हाट्सएप पर वॉइस बोट TIA किसने शुरू किया है? टाटा कैपिटल, फेसबुक, गूगल, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। तो इसका आंसर है टाटा कैपिटल। तो टाटा कैपिटल ने वॉइस बोट इसमें शुरू किया है। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला क्वेश्चन। किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है?
डिश टीवी की बात कर रहा है कि किसने खरीदी है। ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक और ऑप्शन डी केनरा बैंक। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए में दिया गया है यस बैंक। यस बैंक ने ही 24.19% हिस्सेदारी इसकी खरीद ली है। यस बैंक अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा, इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर करिएगा। यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रशांत कुमार इसके अध्यक्ष हैं। कौन अध्यक्ष हैं? तो प्रशांत कुमार इसके अध्यक्ष हैं। आप नोट कर लीजिएगा। यस बैंक की स्थापना कब हुई? 2004 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसके प्रमुख कौन है? तो प्रमुख इसके प्रशांत कुमार हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? ए संदीप प्रधान, बी दिलीप ओमन, सी आभास झा और डी बलबीर सिंह। तो साई के वर्तमान अध्यक्ष संदीप प्रधान है। इन्हें 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया है। अब मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ा रखे हैं। जिन्होंने भी पिछली वीडियो देखी है उन्हें ये चारों ऑप्शन पता होंगे। दिलीप ओवन, इन्हें स्टील इंडिया एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। इसका अध्यक्ष तो इंडियन स्टील एसोसिएशन का इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। आभास झा, विश्व बैंक द्वारा दक्षिणी एशियाई महाद्वीप में इन्हें जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में इन्हें जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बलबीर सिंह हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने 1956 में कप्तान रहे। 1948, 1952 और 1956 तीनों बार इनकी नेतृत्व में टीम रही। ये खिलाड़ी थे, 56 में कप्तान भी थे और तीनों बार टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो इंपॉर्टेंट हैं चारों व्यक्ति, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट ले लेते हैं। हाँ, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुई थी। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में वाडा ने किस भारतीय खिलाड़ी पर 4 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया है? वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसने किस भारतीय खिलाड़ी पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? ए किरणजीत कौर, बी सविता कुमारी, सी अंकित सिसोदिया और डी सुनील यादव। तो इसका आंसर ए सही है। इन्होंने किरणजीत कौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधित पदार्थ इनोबोसारम के कारण, क्या नाम था उस पदार्थ का, मैं लिखे दे रहा हूं, ENOBOSARM, यही पदार्थ था जिसके सेवन के कारण इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसने लगाया है? तो वाडा ने लगाया है। वाडा की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी पूरा नाम है। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी। इसके अध्यक्ष सर क्रेग रीड है और इसका मुख्यालय कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर में स्थित है। कौन सा प्रतिबंधित पदार्थ सेवन किया था? तो इनोबोसार्म इन्होंने किया था, इसका सेवन किया था। अब ऑप्शन ध्यान से देखिए। सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया, ये दोनों पावर लिफ्टर्स हैं, भारोत्तोलक हैं और हाल ही में नाडा ने इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया है। किसने लगा दिया है? नाडा ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, भारतीय या राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। दोनों ही पावर लिफ्टर से। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। किसकी? नाडा की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका मोटो प्ले फेयर है, जिसके महानिदेशक नवीन अग्रवाल हैं। कौन है महानिदेशक? तो नवीन अग्रवाल है। पिछली वीडियो में इसके विषय में चर्चा हमने की थी। जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये सारी पॉइंट्स याद होंगे, फिर भी आप नोट करते रहिए। अगला प्रश्न लेते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किसने शुरू की है? इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी मध्य प्रदेश। तो इसे हाल ही में किसने शुरू किया है? उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। उसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उत्तराखंड की बात करें तो हाल ही में उत्तराखंड ने कई चीजें या कई नई पॉइंट्स, नए करंट रहे, जैसे होप ऐप,
तो होप हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीथिंग इसका पूरा नाम है। ये ऐप किसने जारी किया था? उत्तराखंड ने जारी किया था। कोरोना पोर्टल दृष्टि भी जारी किया था। 1100 दुर्लभ पौधों के संरक्षण की विधि से संबंधित रिपोर्ट भी जारी की थी। 1100 पौधों के संरक्षण के लिए, दुर्लभ पौधों के संरक्षण के लिए एक रिपोर्ट भी इन्होंने जारी की थी। हाल ही में चंबा सुरंग का यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, जो ऋषिकेश से धारसू मार्ग पर स्थित थी, जो चार धाम की जोड़े जाने वाली है। चार धाम को जोड़े जाने वाली यात्रा में चंबा सुरंग का उद्घाटन भी कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। यहाँ के वर्तमान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। मुख्यमंत्री बेबी रानी मौर्य हैं। यहाँ पर विधानसभा की 71 सीटें, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 5, विधानसभा की 71 और राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। अब हम बात करें तो यहाँ पर भारत का पहला नेशनल पार्क जिम नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी स्थित है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और तब इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। स्थापना कब हुई? 1936 में हुई थी। और यही उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में, कौन सा जिला है? चमोली है। फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी से ही एक घाटी और याद आती है, शांत घाटी, साइलेंट वैली। तो ये कहाँ पर है? तो ये पूर्वी घाट केरल कर्नाटक में स्थित है। दिबांग घाटी कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चिपको आंदोलन बहुत प्रसिद्ध आंदोलन रहा, वो कहाँ पर था? तो वो भी उत्तराखंड में चलाया गया था, गढ़वाल जिले में चलाया गया था। वृक्षों को काटे जाने से रोकने के लिए चलाया गया था और इसको नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जोशी ने प्रदान किया था। इसी तरह का एक आंदोलन दक्षिण भारत में कर्नाटका में चलाया गया 1983 में, उसे एपिको आंदोलन नाम दिया गया था और जिसको नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने दिया था। वो भी वृक्षों को काटे जाने से बचाने से संबंधित था। यहाँ की सबसे बड़ी परियोजना टिहरी बांध परियोजना है, जो भागीरथी और विलांगना नदी पर स्थित है। इसका गठन, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग करके किया गया था और यहाँ की न्यायपीठ या मुख्य न्यायालय नैनीताल में स्थित है। हमने पिछली वीडियो से बताता रहा हूं कि जिन राज्यों की न्यायपीठ उनकी राजधानी में स्थित नहीं है, हाई कोर्ट स्थित उनकी राजधानी में नहीं है, उनको जरूर याद रखें। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, लेकिन उसका मुख्य न्यायालय कहाँ है? तो जबलपुर में। ऐसे ही मिजोरम का गुवाहाटी में, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस राज्यसभा सांसद तथा पूर्व केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री का निधन हो गया, जिनका संबंध केरल से था? तो इंपॉर्टेंट है। ए वीरेंद्र कुमार, बी बेजान दारूवाला, सी योगेश गौड़, डी मुस्तफा हुसैन, ई रत्नाकर मतकरी, एफ इमरान खान और जी ऋषि कपूर। आप सोच रहे होंगे कि इतने ऑप्शन एक साथ क्यों दिए गए? ये सारे मई के प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका मई में निधन हो गया था, उनको एक साथ संकलित कर दिया गया है। आप इन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा। वीरेंद्र कुमार केरल के एमपी थे, राज्यसभा सांसद थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये पूर्व केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भी रहे, केरल के थे और इनका निधन हो गया। बेजान दारूवाला, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये मुंबई में इनका जन्म हुआ और गुजरात में रहते थे। पारसी समुदाय से संबंधित थे और भविष्यवक्ता थे, भविष्यवाणियां करते थे। इनका पूरा डिटेल पिछली वीडियो में दिया गया है। योगेश गौड़, ये प्रसिद्ध गायक गीतकार थे, इन्होंने बहुत सारे गीत बॉलीवुड को समर्पित किए। मुस्तफा हुसैन उर्दू व्यंग्यकार थे, प्रसिद्ध उर्दू व्यंग्यकार थे और सियासत पत्रिका में जो हैदराबाद से छपती है उसके उप संपादक भी थे। इन्होंने 2-3 पुस्तकें हिंदी पर भी लिखी हैं, तो इनको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। रत्नाकर मतकरी, ये भी मराठी साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इमरान खान प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता थे जिनका हाल ही में एक बीमारी से निधन हो गया था। उसकी पूरी डिटेल मैंने बताई है, आप बीमारी का नाम लिख सकते हैं। इनकी अंतिम मूवी अंग्रेजी मीडियम थी। ऋषि कपूर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये भी बॉलीवुड अभिनेता थे और इनका बोन कैंसर से इनकी मृत्यु हुई थी। इमरान खान की बीमारी का आपको नाम लिखना है, पिछले वीडियो में मैंने इसको बताया था। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों से शेयर करें और वीडियो रोज देखिए। करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें लिखे जाते हैं। आपकी आगामी परीक्षा